बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोलेक्स नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो। रोलेक्स दुनिया के बड़े और महंगे तरीन ब्रांड्स में से एक है। इसकी वैल्यू की बात की जाए तो वो तकरीबन बनती है 8 बिलियन US डॉलर, और इसकी ब्रांड की तारीख की बात की जाए तो वो तकरीबन 100 साल पुरानी है। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोलेक्स, जो इंटरनेशनल ब्रांड है। इसके बारे आज हम जानेंगे कि रोलेक्स दुनिया के बड़े ब्रांड में कैसे शुमार हो गई, इसको बनाने वाले कौन थे, इसको कामयाब ब्रांड बनाने के पीछे क्या राज है। आज की वीडियो में हम सब डिटेल से बताएंगे। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक यतीम बच्चे से जिसकी तमाम तर विरासत उससे छीन ली गई। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया को रोलेक्स वॉच देने वाले हांस विल्डॉफ की। हांस विल्डॉफ की पैदाइश 22 मार्च 1981 में जर्मनी के एक शहर कम्बाक में हुई। इसकी माँ का नाम अना था और इसके वालिद का नाम जॉहान डैनियल विड्सॉफ था। हांस बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। इसके वालिद का एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस था जो कि इसके दादा की विरासत से इसके वालिद को मिला था। 1892 में हांस की वालदा आना का इंतकाल हो गया और अगले ही साल हांस के वालिद का भी इंतकाल हो गया और 12 साल की उम्र में हांस यतीम हो गया। हांस के वालिदैन के इंतकाल के बाद हांस के चचा ने हांस के वालिद का सारा बिजनेस बेच दिया और इस बिज़नेस से मिलने वाली रकम का कुछ हिस्सा हांस और इसके बहन भाइयों की एजुकेशन के लिए मुख्तस कर दिया और तीनों बहन भाइयों को एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया। बोर्डिंग स्कूल की ज़िंदगी हांस के लिए काफ़ी मुश्किल थी। एक तो वो अनजान इलाके में था, दूसरा अपने मज़हब की वजह से। स्कूल के अक्सर बच्चे हांस का मजाक उड़ाया करते थे। इन हालात से तंग आकर हांस ने अपना स्कूल चेंज कर लिया। नया स्कूल हांस को पसंद आ गया। हांस का शुमार स्कूल के ब्राइट स्टूडेंट्स में होने लग गया। मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस में हांस को काफ़ी ज़्यादा अबूर हासिल हो गया। स्कूल में हांस का एक दोस्त बना। ये लड़का स्विट्ज़रलैंड के एक शहर लशे डिफोन का रहने वाला था। ये लड़का हांस को अपने शहर की कहानियाँ सुनाता था कि कैसे इसके शहर में घड़ियाँ बनाने का बिज़नेस ज़ोरों शोर से जारी है। अपने दोस्त की बातें सुनकर हांस को अपने दोस्त का शहर पसंद आने लग गया। फिर एक दिन हांस ने तंग आकर स्कूल की ज़िंदगी छोड़ दी और मूव कर गया स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में। 19 साल की उम्र में स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा के अंदर हांस को जो पहली नौकरी मिली वो मिली पल्स एक्सपोर्टिंग कंपनी में। ये कंपनी मुख्तलिफ़ किस्म के पल्स ख़रीदती, इनकी सफाई करके इनको प्रॉपर तरीके से तैयार करती और उसके बाद पल्स ज्वेलर्स को सेल कर देती। इस कंपनी में जॉब करते हुए हांस ने यह सीखा कि ये कंपनी अपना तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह माल सप्लाई करके अच्छे खासे पैसे बना लेती है। इस कंपनी के तमाम तर बिजनेस आइडियाज़ को हांस ने सीख लिया था। एक दिन हांस को उसके दोस्त का ख़त मौसूल हुआ। इस खत में इसके दोस्त ने हांस को जॉब ऑफ़र की थी, जिस कंपनी का नाम कोनो कार्टन था। कोनो कार्टन इस वक्त के बिगेस्ट हाई क्वालिटी वॉच मेकिंग कंपनीज़ में शुमार होती थी। ये कंपनी बेस करती थी लशे डिफोन में और ये वो शहर था जहां हांस हमेशा से जाना चाहता था। लेकिन जिस कंपनी में हांस काम कर रहा था, यहाँ वो ज़्यादा पैसे कमा रहा था। कोनो कार्टन में वो जाता तो इसकी सैलरी कम होती, लेकिन हांस की ख्वाहिश थी कि वो लशे डिफोन शहर जाए और घड़ियों की तरफ उसका इंटरेस्ट काफ़ी अरसे से डेवलप हो रहा था। ये सब मद्देनज़र रखते हुए हांस ने आखिरकार फ़ैसला ले ही लिया और वो फ़ैसला था लशे डिफोन जाने का। साल 1900 में हांस इस शहर में आ गया और कोनो कार्टिव ज्वाइन कर ली। इस कंपनी में हांस को इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट एंड क्लर्क की जॉब मिली। इसके अलावा हांस को एक काम ये भी दिया गया कि वो दिन भर घड़ियों को चेक करे कि ये सही काम कर रही हैं या नहीं। इस नौकरी को करते हुए हांस ने
ना सिर्फ घड़ियों की दुनिया में कदम रखा, बल्कि हर तरह की घड़ी के बारे में नॉलेज हासिल कर लिया। हांस को ये सब समझ आ गया था कि कौन सी घड़ी कैसे बनती है और किस तरह से काम करती है। हांस ने कोनोकाटो में 2 साल काम किया। उसके बाद जर्मनी की फ़ौज ज्वाइन कर ली जंग के लिए। ये जंग ख़त्म हुई तो हांस ने मूव आउट कर लिया लंदन की तरफ। लंदन में हांस को वॉच मेकिंग कंपनी में जॉब मिल गई। ये कंपनी भी काफ़ी बड़ी थी और बड़ी महंगी घड़ियां बनाती थी। हांस को यहाँ नौकरी मिली कि किस तरह घड़ियों की सेल्स में इजाफा करना है। इस कंपनी में भी हांस ने 2 साल नौकरी की। इन 2 साल में हांस ने काफ़ी तरक्की की और कंपनी को कई नए क्लाइंट्स भी दिए। लेकिन इस कंपनी में जॉब करने के साथ साथ वो ये भी प्लान कर रहा था कि किस तरह से अपनी घड़ियां बनाने वाली कंपनी का स्टार्ट करना है। इसके बाद हांस की मुलाकात फ्लोरेंस से हुई, जो कि कुछ अरसे बाद ही इसकी बीवी बन गई। अपने इस ड्रीम को लेके हांस ने अपने बहनोई डेविस से बात की। हांस के पास घड़ियों से रिलेटेड हर किस्म का नॉलेज मौजूद था। हांस को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिली वो मिली अपने बहनोई डेविस से। डेविस ये भी अच्छे से जानता था हांस इस वक्त घड़ियों का एक्सपर्ट बन चुका है और उसे यकीन था कि हांस अपने घड़ियों के ड्रीम प्रोजेक्ट को खड़ा करने में कामयाब हो जाएगा। 1905 में इन दोनों ने अपनी इस कंपनी की बुनियाद रखी। इस कंपनी का नाम था विल्ज़ॉफ एंड डेविस लिमिटेड। कुछ अरसे बाद इस कंपनी का नाम तब्दील करके रोलेक्स रख दिया गया। उसके बाद इस कंपनी ने घड़ियां बनाना शुरू कर दी और मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट होने लग गईं। इस कंपनी का ख़ास मकसद ये था कि वो ऐसी घड़ी तैयार करें जो क्वालिटी में भी बेहतर हो और अफोर्डेबल भी हो। उन ज़मानों में मर्द सिर्फ पॉकेट वॉच का इस्तेमाल किया करते थे। ये घड़ियाँ टाइम तो ठीक बताती थीं, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़ी थीं। रिस्ट वॉच सिर्फ ख़वातीन इस्तेमाल करती थीं ज्वेलरी के तौर पे। रिस्ट वॉचेस साइज़ में छोटी होती थीं। इनके अंदर टेक्निकल फॉल्स होते थे, जिसकी वजह से ये टाइम कभी तेज़ और कभी स्लो बताती थी। दूसरी तरफ हांस को पॉकेट वॉच से शदीद एलर्जी थी। उसको उलझन होती थी कि बार बार हाथ डाल के वॉच को निकालो और फिर टाइम देखो। उस ज़माने में ये बात आम थी कि कोई ऐसी रिस्ट वॉच नहीं बनाई जा सकती जो कि एक्यूरेट टाइम बताए। उन्हीं ज़मानों में हांस ने ये बात भी प्रेडिक्ट कर दी कि आने वाले ज़माने में पॉकेट वॉच बिल्कुल ही अपसलोट हो जाएंगी। इनको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। मर्द औरत सब रिस्ट वॉच पहनेंगे और हांस एक परफेक्ट वॉच बनाने के पीछे लग गया। इस मकसद के लिए हांस ने यूरोप के कई ममालिक में ट्रैवल किया, घड़ियां बनाने वाले कई माहिरीन से मुलाकात की, इन लोगों से घंटों बातें की। उसके बाद हांस ने अपनी कंपनी के बैनर के नीचे रिस्ट वॉच की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। फिर हांस ने वॉचेस बनाना शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद हांस को अच्छे खासे क्लाइंट भी मिलना शुरू हो गए। 1908 में हांस की कंपनी इंग्लैंड की बड़ी घड़ियां बनाने वाली कंपनी बन गई। 1908 में ही हांस ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करने का सोचने लगा, लेकिन नए नाम को चूज़ करने में भी हांस को काफ़ी टाइम लग गया। फिर जो नाम हांस ने फाइनल किया वो था रोलेक्स। जैसे ही मार्केट में आई तो बहुत ही तेज़ी से बिकना शुरू हो गई। लंदन के अमीर तरीन तबके में भी ये घड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गईं। हांस का बिज़नेस पूरे अरूज पर जा रहा था कि पहली जंग अज़ीम का आगाज़ हो गया। इस जंग की वजह से घड़ियों की काफ़ी कंपनीज़ को ताले लग गए, लेकिन रोलेक्स को कोई कमी नहीं आई। उसकी बड़ी वजह यह थी कि रोलेक्स की टाइम एक्यूरेसी बड़े कमाल की थी। पहली जंग अज़ीम के दौरान फ़ौजियों को भी रोलेक्स की घड़ियाँ दी गईं। इन तमाम हालात में भी रोलेक्स की सेल में मज़ीद इजाफा ही हुआ और रोलेक्स कंपनी दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की करने लगी। रसियन ऑफ टाइम की वजह से रोलेक्स को दुनिया भर की सर्टिफिकेशन भी हासिल हो गई। अब जबकि हांस की कंपनी खूब अरूज पर थी, उन्हीं दिनों इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने उन तमाम कंपनीज़ पर जो क्रॉस दी बॉर्डर अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करती थीं, उन पर 33% नया टैक्स लगा दिया। इस टैक्स के बारे में हांस ने जब सुना तो वो परेशान हो गया। हांस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि उसने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट कर दिया। और इस शिफ्टिंग की मेन वजह हांस का नाम भी था। जंग जारी थी और इंग्लैंड के लोगों में जर्मन के रिलेटेड काफ़ी नफरत पैदा हो गई थी।
हांस का तो नाम ही ऐसा था कि पढ़ के ही पता चल जाता था कि ये जर्मन है। इस वजह से हांस का इंग्लैंड में रहना मुश्किल हो गया था। इन दिनों हांस ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके रोलेक्स वॉच कॉरपोरेशन लिमिटेड रख दिया। नाम चेंज करने के बाद हांस ने रोलेक्स का लोगो 5 तारा वाला ताज उसको भी रजिस्टर्ड करवा लिया। जिनेवा में अपना ऑफिस शिफ्ट करने के बाद हांस ने दिन रात घड़ियों की क्वालिटी बेहतर करने में सर्फ कर दी। अब उसका माइंड था कि ऐसी घड़ी बनाई जाए जो वाटर, हीट और कोल्ड का सामना कर सके। 1926 में रोलेक्स ने अपनी नई घड़ी मुतारफ़ करवाई जिसका नाम था रोलेक्स ऑयस्टर। इस घड़ी ने वॉच मेकिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये घड़ी दुनिया की पहली वाटर प्रूफ रिस्ट वॉच थी। मज़े की बात यह है कि हांस ने इस घड़ी की सेल को रोके रखा और हांस चाहता था कि न्यू प्रोडक्ट के बारे वो दुनिया को बताए। फिर हांस को मौका मिला कि वो अपनी प्रोडक्ट को दुनिया के सामने रख सके। ये मौका हांस को दिया एक औरत ने जिसका नाम मर्सिडीज़ ग्लाइड है। इस खातून का ताल्लुक़ लंदन से था। इस खातून की पॉपुलैरिटी का रीज़न बना वो इंग्लिश चैनल, वो वाटर बॉडी जो कि 20.5 मील लंबी थी और जो बॉडी इंग्लैंड और फ्रांस के बॉर्डर को एक दूसरे से अलग करती थी। इस खातून ने इसे क्रॉस किया था। इस खातून के इस कारनामे के ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, लिहाजा इस खातून ने दोबारा से इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने का ऐलान किया। हांस को जब इस खातून के चैलेंज के बारे पता चला तो हांस ने इस खातून से बात की कि वो खातून गले में रोलेक्स की घड़ी पहनकर स्विमिंग करे। फिर इस खातून ने अपना चैलेंज परफॉर्म किया, लेकिन इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस ना कर सकी और कामयाब ना हो सकी और ये 10 घंटे तक पानी में स्विमिंग करती रही। लेकिन पानी का टेम्परेचर इंतहाई फ्रीजिंग था। इसके बावजूद ये खातून ऑलमोस्ट ये इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने ही वाली थी, लेकिन मौसमी हालात और पानी के शदीद टेम्परेचर की वजह से नाकाम हुई। ये खातून अपनी इस एफ़र्ट में मरते मरते ही बची थी। इस खातून को पानी से निकाल लिया गया और इसके साथ साथ हांस का काम भी हो गया। रोलेक्स घड़ी 10 घंटे पानी में रहने के बाद ठीक चल रही थी। जब लोगों को रोलेक्स की इस क्वालिटी का पता चला, सब लोगों की इस घड़ी को लेने के लिए लाइन लग गई। अपनी इस घड़ी की खबर हांस ने लंदन के अखबारात के फ्रंट पेज पर लगा दी और इस एक वाक़या ने रोलेक्स को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। 1928 में हांस ने रोलेक्स की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बेतहाशा पैसा खर्च किया। 1933 में रोलेक्स की वॉचेज़ ने एक दफ़ा फिर अरूज पकड़ा। रीज़न ये थी, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने वाले एक फ्राउड क्रो के मेंबर ने रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई थी और इस क्रो को भी इसमें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया। 1935 में मशहूर ज़माना ड्राइवर मैल्कम कैम्पबेल ने 300 मील्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी को ड्राइव किया और इस दौरान मैल्कम ने भी रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई थी, लिहाजा रोलेक्स की घड़ी मज़ीद मशहूर हो गई। 1931 में रोलेक्स ने एक नई घड़ी मुतारफ़ करवाई, रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल घड़ी रिलीज़ की। ये घड़ी वाटरप्रूफ तो थी ही साथ ये बनी दुनिया की सेल्फ फाइंडिंग घड़ी। इसके बाद जब दूसरी जंग अज़ीम हुई तो रोलेक्स को बहुत बड़ा धचका लगा। हांस जर्मन में था और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को ही जर्मन से नफ़रत हो गई। हांस के लिए अपनी घड़ियों को एक्सपोर्ट करना नामुमकिन हो गया। घड़ियों की एक्सपोर्ट में उसे डबल से भी ज़्यादा पैसे भरने पड़े। जहां कारोबारी सतह पर हांस को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, उसको दूसरा धचका ये लगा कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। अपनी बीवी की याद में हांस ने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिस चैरिटी का नाम हांस ने रखा विल्ड्सॉफ फाउंडेशन। अपने मरने से पहले हांस ने रोलेक्स कंपनी की तमाम ऑनरशिप विल्ड्सॉफ फाउंडेशन के अंडर कर दी। ये चैरिटी फाउंडेशन आज भी रोलेक्स को ऑन करती है। रोलेक्स कंपनी ना तो पब्लिक हो सकती है, ना बेची जा सकती है, ना ही इसे किसी किस्म का टैक्स पे करना पड़ता है। वो इसलिए कि ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। जैसे ही दूसरी जंग अज़ीम का इख्तिताम हुआ, रोलेक्स की सेल में बेपनाह इजाफा हुआ। ये सेल एक साल में 1000% तक चले गई। यानी रोलेक्स ने इस साल इतनी घड़ियां बेची जितनी रोलेक्स ने पिछले 20 सालों में नहीं बेची थी।
वक्त के साथ साथ रोलेक्स में नई तब्दीलियां आती गईं। घड़ियों में टाइम के साथ डेट भी आना शुरू हो गई। 1960 में हांस विल्डॉर्फ का इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी रोलेक्स की खड़ी हुई कंपनी आज भी कायम है। एक यतीम लड़के ने छोटी सी उम्र में जो ख्वाब देखा, उसने अपने ख्वाब की ताबीर को पाने के लिए बेपनाह मेहनत की, अपने दिन रात एक कर दिए और फिर आखिरकार अपने ख्वाबों की ताबीर को पाने में कामयाब हो गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी को आपके सामने रखने का मेन मकसद यही था कि इतनी इतनी बड़ी कंपनीज़ के मालिक, इतनी इतनी बड़ी ब्रांड्स के मालिक भी ज़ीरो से स्टार्ट हुए और आज वो एक मशहूर ज़माना कंपनी के ऑनर हैं। लेकिन ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है। तो हमें भी मेहनत करना होगी। अगर हमें कामयाब और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो हमें भी मेहनत करना होगी, तभी आपका नाम दुनिया जानेगी। तो इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।